अब आप में से बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेलीविजन शोज में से एक है जो कि नेटफ्लिक्स पे आता है और इसका लास्ट सीजन इसी साल रिलीज होने वाला है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी सुना है कि स्ट्रेंजर थिंग्स रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है और उस इंसिडेंट का नाम है मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। अब देखिए, स्ट्रेंजर थिंग्स के क्रिएटर्स हैं डफर ब्रदर्स। उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि पहले उन्होंने इस सीरीज का नाम ऑलरेडी मॉन्टॉक प्रोजेक्ट रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने इसका नाम चेंज करके स्ट्रेंजर थिंग्स रख दिया। और उन्होंने कई इंटरव्यूज में साफ साफ बोला है कि मॉन्टॉक प्रोजेक्ट से ही इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी इस टेलीविजन शो को बनाया था। लेकिन मेरे मन में एक सीरियस सवाल आता है कि डफर ब्रदर्स के ऊपर किसने प्रेशर बनाया था जिसकी वजह से उन्होंने मॉन्टॉक प्रोजेक्ट नाम चेंज करके स्ट्रेंजर थिंग्स रख लिया। शायद इसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है, और वो बड़े लोग कौन है इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। चलिए, अब मैं आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता हूँ और मैं आप लोगों की स्क्रीन के पीछे आ जाता हूँ। लेकिन उससे पहले, अब जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। अब आज की कहानी हम लोगों को लेके चलती है न्यूयॉर्क सिटी। कुछ ही दिन पहले मैं आप लोगों को एक केस के चलते न्यूयॉर्क ऑलरेडी ले जा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को इस सिटी के बारे में ज़रूर बताऊंगा। अब देखिए, न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क स्टेट की कैपिटल है और आसान भाषा में समझा जाए तो ये सिटी पूरी दुनिया की सबसे महंगी सिटी है और दुनिया का हर एक इंसान कभी न कभी न्यूयॉर्क सिटी जाने की चाह तो ज़रूर रखता है। अब ये सिटी डिवाइड है 5 बॉरो में, यानी 5 इलाके आसान भाषा में आप लोग समझ लीजिए। और वो 5 बॉरो का नाम है मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, द ब्रॉन्क्स एंड द स्टेटन आइलैंड। लेकिन हमारी कहानी की एग्जैक्ट लोकेशन है शोफोल्क काउंटी, जो कि आती है न्यूयॉर्क स्टेट में, ना कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ 12 जुलाई साल 2008 को और टाइम था दोपहर का। शोफोल्क काउंटी न्यूयॉर्क के डिच प्लेन्स बीच पर एक डेथ बॉडी मिलने की रिपोर्ट मिलती है। अब लोकल पुलिस वहां पे पहुंच जाती है और भीड़ से गुजरते हुए वो लोग ये देखते हैं कि जो रिमेन्स वहां किनारे पे मिले हैं वो किसी इंसान के नहीं लग रहे और ना ही किसी जानवर के। अगर इस रिमेन्स को किसी जानवर का पुलिस वाले टर्म करते हैं तो कोई जाने माने जानवर के वो रिमेन्स नहीं लग रहे थे। अब इस बड़े जानवर का साइज एक कुत्ते जितना था, जिसके शरीर पे एक भी बाल नहीं था, जिसके दांत के नीचे से 2 बड़े बड़े दांत निकल रहे थे। अब इस अजीब से जानवर की बॉडी को जब तक वहां से हटाया जा रहा था तब तक ये पूरी खबर पूरे काउंटी में फैल चुकी थी। अब आखिरकार वो रिमेन्स कुछ इसी तरीके से थे। अब अगले कई दिनों में कई न्यूज आउटलेट्स के जर्नलिस्ट आए और आसपास के टाउन के लोकल से इस चीज के बारे में पूछने लगे। ज्यादातर लोग ये मानते थे कि ये कोई रकून या कोयोटे जैसा कोई जानवर है जो कि पानी में रहकर शायद मर गया हो, लेकिन कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया कि ये जानवर कोई हाइब्रिड जानवर है जो कि शायद पास के ही प्लम आइलैंड डिजीज सेंटर में कोई एक्सपेरिमेंटेशन का नतीजा हो। लेकिन कुछ लोग इसके बारे में बताते बताते बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे। उनका ये मानना था कि ये मिस्टीरियस एनिमल किसी और जगह से आया हो सकता है। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जानवर डीकमीशन्ड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की तरफ से शायद आया गया हो, जो कि वहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन से कुछ ही मील दूर था, नॉर्थ ईस्ट साइड में। अब लोगों ने उसके बारे में कुछ और तो नहीं बताया। उन्होंने रिपोर्टर्स को वार्निंग दी कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पे बहुत ही अजीब से अटपटे क्राइम हुए पड़े थे। अब जो जर्नलिस्ट इन सब चीजों पे बिलीव करते थे, उन्होंने कोस्ट पर कैंप हीरो स्टेट पार्क की एक छोटी सी शॉर्ट ड्राइव ली। उस एरिया के अंदर एक पुराना सा यूएस नेवल बेस का रिमेन है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान से वहां पे था। अब इस जगह को साल 1942 में बनाया गया था। कैंप हीरो लोकल मैरीटाइम ट्रैफिक को जर्मन यू बोट के अटैक से डिफेंड करने के लिए तैयार किया गया था। अब दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए इस जगह को एक फिशिंग विलेज का लुक दिया गया था। बड़े बड़े कंक्रीट बंकर्स पर विंडोज और डोर के पेंट किए गए थे और वहां पे फेक चिमनीज भी तैयार की गई थी जो कि शायद एक लोकल हाउस या किसी दुकान की तरह लगे। अब एक्सेस पावर्स के सरेंडर के कुछ ही समय बाद इस बेस को तो बंद कर दिया गया, लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान इसको दोबारा खोला गया और इस बार इसको मॉन्टॉक नेवल एयर स्टेशन का नाम दिया गया। तब इसका प्राइमरी पर्पस रडार ट्रैकिंग करना था, जो सोवियत न्यूक्लियर बॉम्ब्स के खतरे के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का पार्ट था। अब 1980 के अर्ली पीरियड में मॉन्टॉक
एयर स्टेशन का नाम लगभग खत्म ही हो गया था और इसे एक बड़े से डीकमीशनिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया गया। अब अथॉरिटीज ने 90 फुट टॉल रडार डिश को तोड़ने की जगह वहां पे उसे चुपचाप रहने ही दिया। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि वहां के लोकल्स के लिए ये एक शिपिंग का रेफरेंस पॉइंट बन गया। लेकिन धीरे धीरे एम्प्टी बिल्डिंग्स खराब होने लगी और पार्क अथॉरिटी ने इन्हें पब्लिक एक्सेस और एक्सीडेंट्स के लिए बंद कर दिया। अब लगभग 20 सालों तक ये जगह लोगों की नजरों से एकदम गायब रही। कोई भी इंसान इसकी बात तक नहीं करता था। लेकिन 1990s में एक आदमी जिनका नाम था प्रेस्टन निकोल्स, इनकी वजह से ये जगह एक बार फिर से चर्चे में आ गई। अब होता यूं है कि ये अपने किताब को प्रमोट करने के लिए इंटरव्यूज में इस जगह के असली राज को खोलने लगते हैं, जो कि कई सालों से बंद थे और लोगों की नजरों से बहुत ज्यादा दूर थे। ये राज यूएसए के टॉप सीक्रेट्स थे। उन्होंने ये बताया कि यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ पे गुप्त एक्सपेरिमेंट्स करती थी और वो एक्सपेरिमेंट्स इसलिए किए जाते थे जिसकी वजह से फॉरेन लीडर्स और गवर्नमेंट्स पर सुपेरिटी पाने के लिए, यानी राज करने के लिए। अब मिस्टर निकोल्स के मुताबिक मॉन्टक प्रोजेक्ट एक फेल्ड प्रोजेक्ट था और उसी वजह से इस जगह को भी बंद कर दिया गया। लेकिन उनका ये भी मानना था कि इस जगह पे उस एक्सपेरिमेंट के चलते कई लोगों की जान गई और बहुत सारी अननोन चीजें भी हुई, लेकिन उन सारी चीजों को छुपा दिया गया। निकोल्स के एलिगेशंस का सेंटर ऑपरेशन पेपर क्लिप था, जो एक कन्वर्टेड CIE इनिशिएटिव था। ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के फाइनल डेज में शुरू किया गया था, जिसमें CIA एजेंट और आर्मी इंटेलिजेंस ने यूरोप के लीडिंग नाजी इंजीनियर्स को ढूंढने और एबडक्ट करने का काम किया। पब्लिक ट्रायल्स और एग्जीक्यूशन के खतरे से बचने के लिए हजारों जर्मन साइंटिस्ट ने नई आइडेंटिटीज के साथ यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करना एक्सेप्ट कर लिया था। अब इन सभी साइंटिस्ट ने अपने कंट्रोवर्शियल और आर्किन एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स यूएस गवर्नमेंट के साथ शेयर की और ऐसे काम को कैसे कंटिन्यू करना है इसके इंस्ट्रक्शन भी दिए। इनमें टाइम ट्रैवल, माइंड कंट्रोल और इंटरडायमेंशनल ट्रांजिट जैसे एक्सपेरिमेंट शामिल थे। अब निकोल्स ने यह बताया कि इनमें से कुछ साइंटिस्ट मॉन्टॉक नॉवल एयर स्टेशन चले गए और जहां अंडरग्राउंड रह के उन्होंने ऐसे सारे काम को कंटिन्यू रखा। अब यहाँ पे इन लोगों ने इंसानों की चाह को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स और टेक्निक का यूज किया। अब ये सारी चीजें नाजी लोग पहले से ही करते आ रहे थे। अब ये काम MK अल्ट्रा प्रोग्राम का हिस्सा था, जो 1970s में पब्लिक के अवेयर होने के बाद शट डाउन कर दिया गया। लेकिन निकोल्स का ये कहना था कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के साइंटिस्ट बहुत बड़ी बड़ी हाई फ्रीक्वेंसीज का यूज करते थे, यानी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का, और वहाँ पे बहुत सारे ब्रूचल टॉर्चर्स भी किए जाते थे। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही रेगुलरली इंसानों पे किए जाते थे। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जब किसी इंसान पे किए जाते होंगे, आखिर उनकी हालत कैसी होती होगी, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। अब कमाल की बात तो ये है कि प्रेस्टन निकोल्स ने ये एडमिट किया कि वो भी इन सब चीज़ों में शामिल थे, लेकिन वो डायरेक्टली इन सब चीज़ों में शामिल नहीं थे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स वहाँ के स्टाफ की मेमोरी को इरेज करने के लिए भी किए जाते थे, लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं हुआ था। निकोल्स ने यह भी क्लेम किया कि 1980s के सेकेंड हाफ में उनका आमना सामना अजीब और अनसेटलिंग लोगों से हुआ और इस चीज से उनके पुराने बॉस भी अग्री करते थे। इन सभी एनकाउंटर्स के बाद निकोल साइट पर गए और केयर टेकर की मदद से एक्सेस लिया। अब वहां पे उन्होंने अपने पास्ट के हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट्स के विजन को देखा, जो कि उन्होंने कभी भी अज्यूम तक नहीं किया था। अब यहाँ आगे बढ़ने से मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, निकोल्स वहाँ पे पहले इनडायरेक्ट वे में काम किया करते थे, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के बाद बुक लिखते टाइम एक बार फिर से उस जगह पे वो वहाँ पे चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, वो ये सारी चीजें केयर टेकर की हेल्प से करते हैं। अब जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं, उनकी याददाश्त यानी उनकी याद की हुई चीजें वापस आ जाती हैं, जो उस टाइम उन्होंने देखा था, यानी उन्होंने फेस किया था। अंदर जाने के बाद उनको कुछ कुछ चीजें याद आती है, जैसे नीचे जाने पर कुछ स्टेयर केसेस थे, कुछ एस्केलेटर्स भी थे, लेकिन इस बार ज्यादातर चीजें कंक्रीट से सील कर दी गई हैं। अब बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए उनकी नजर उस पुराने और डिलापिटेड 40 फुट वाइड रडार डिश पर गई, जो बेस पर छाई हुई थी। तभी उन्हें उस रडार डिश के छिपे हुए शॉकिंग पर्पस की याद आ गई। निकोल्स ने याद किया
कि ये डिश लोकल कम्युनिटी में एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज होती थी और उसके इफेक्ट्स पर इंक्वायरीज होती थी। अब निकोल्स की अगले विजिट पर लोकल पुलिस स्टेशन में कुछ एविडेंस मिला जो उनकी नए रिकवर्ड मेमोरीज से मिलता था। वहाँ एक ऑफिसर ने ये बताया कि जब भी बेस पर रडार डिश को रोटेट करते हुए देखा गया तब लोकल एरिया में अजीब से इंसिडेंट्स को रिपोर्ट किया गया। अब उन इंसिडेंट्स में कुछ ऐसी चीजें हुई जब अचानक कई लोगों का ग्रुप लोगों के सामने आता है और उनको पास्ट का कुछ भी याद नहीं रहता। मतलब वो कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका नाम क्या है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उनको सब कुछ याद आता है तो उनको ये चीजें याद नहीं थी कि पिछले दिनों उनके साथ आखिर क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। मतलब नाम, एड्रेस, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, ये सारी चीजें तो उनको याद आ जाती थी, लेकिन पिछले दिनों में उनके साथ कौन कैसे मिला या उनकी मुलाकात कैसे हुई, उनके साथ क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें उनको याद नहीं रहती थी। इस इंसिडेंट में ये भी चीज शामिल है कि कभी कभी अचानक से आसपास के लोकल्स ने ये चीज नोटिस करी कि बहुत सारे बर्ड्स या किसी और तरीके के एनिमल्स मरे हुए मिलते थे। अब खास बात ये है कि कोई एक दो जानवर, पक्षी यहाँ पे मरे हुए नहीं मिलते थे, बल्कि बहुत सारी मात्रा में ये सारी डेथ्स वहाँ पे होती थी। कभी कभी ये भी चीजें नोटिस की गई कि लोकल्स को अचानक से सिर में बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है और उनके नाक से खून आने लगता है। इसी चक्कर में उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। इसके अलावा रिपोर्ट्स आई कि लोकल यूथ्स को CIA ऑपरेटिव्स ने ब्लैकमेल किया और अपने बेस में लेके गए, जहाँ पे उन्होंने उन लोगों को यानी उन यूथ्स को मजबूर किया उनके टेस्ट को करवाने के लिए, यानी उनके एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए। अब वो एक्सपेरिमेंट के बहाने उन लोगों पे फिजिकल अब्यूज करते थे और कई दिनों तक उनको खाना भी नहीं देते थे और साइंटिस्ट इनके दिमाग पे एक्सपेरिमेंट करते थे। एक तरह का अब्यूज आप लोग इस तरीके को कह सकते हैं, जैसे उनके दिमाग से छेड़छाड़ की जाती थी, उसको रीप्रोग्राम करने की कोशिश की जाती थी। अब इन एक्सपेरिमेंट्स का मेन मोटिव ये था कि इंसानी दिमाग में अजीब सी शक्तियां डाली जाएं, जैसे कि बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस से बैठे बैठे मैं किसी सामने वाले बंदे को हार्म कर सकूं, उन्हें चोट पहुंचा सकूं। अब आप लोगों में से कुछ के दिमाग में स्ट्रेंजर थिंग्स टेलीविजन शो आ रहा होगा और शायद उसकी लीड 11 यानी वो बच्ची आप लोगों के दिमाग में आ रही हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे होता था। अब वक्त बीता और निकोल्स ने अपने इन एक्सपीरियंस पर अपनी बुक पब्लिश की, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि ये बुक हद से ज्यादा ही फैंटास्टिकल बन गई है और उनकी इस क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन कर दिया गया। अब लास्ट में निकोल्स ने ये माना कि अपनी बुक में उन्होंने बहुत ही ज्यादा फिक्शनल कंटेंट को ऐड कर दिया है ताकि रीडर्स को पढ़ते टाइम ये चीजें बहुत ज्यादा अपील करें और अट्रैक्ट करें। लेकिन ये चीज थोड़ी अजीब नहीं लगती कि निकोल्स पहले कुछ और कह रहे थे और अब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इसके बाद कई सारे लोग और सामने आए और ये क्लेम किया कि वो भी मॉन्टॉक प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुके थे और उनकी मेमोरीज भी जाने के बाद अचानक से उनके दिमाग में वापस आ गई है। अब इनमें से दो लोगों का नाम था जेम्स ब्रूस और स्टेवर्ट स्वर्डलो। अब उन्होंने क्लेम करते हुए ये इल्जाम लगाया कि मिलिट्री वालों ने उन्हें जब्त कर लिया था, उन्हें पकड़ लिया था और बाद में उन पर जबरदस्ती के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब उन टेस्ट में उनके साथ ये होता है कि उनको कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता, उनको ड्रग्स दिया जाता है और उनको बहुत मारते भी हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में कुछ अजीब सी शक्ति आ जाए और एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट उनका यूज कर सकें। अब एक्सपेरिमेंट्स के दौरान साइंटिस्ट उन लोगों को ये बोलते थे कि अगर उनके दिमाग में उनको कोई भी ऐसी तरीके की शक्ति महसूस होती थी तो वो शक्ति अपने यानी अपने सामने वाले पर वो यूज करे, यानी एक दूसरे पर ही वो शक्तियों का वो एक्सपेरिमेंट करें, जिसमें वो एक दूसरे को चोट पहुंचाए, हार्म करें और एक दूसरे के साथ ही अब्यूज करें। अब इन सब क्लेम्स के बाद दो और लोग पब्लिक के सामने आते हैं, जिनमें से पहले वाले का नाम था एल बिलेक और दूसरे वाले का नाम था डंकन कैमरॉन। इन दोनों ने क्लेम किया कि वो इनफेमस USS एल्ड्रिच क्रू मेंबर के हिस्से थे, जो कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। और इन दोनों के क्लेम्स तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड थे। उन्होंने बताया कि जब वॉरशिप पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उन दोनों ने डेक पर भागकर ओवरबोर्ड जंप किया अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उनके मुताबिक वो 40 साल फ्यूचर में चले जाते हैं, जहाँ पे एक मॉन्टॉक फैसिलिटी में वो लोग पहुंच जाते हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट ऑलरेडी इन सभी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे थे।
जहाँ पे उन्होंने साइंटिस्ट की मदद की वॉर्म होल्स को यूज करने के लिए, ताकि वो स्पेस और टाइम में आसानी से ट्रैवल कर सके। लेकिन उन्होंने आगे चल के ये बताया कि एक एक्सीडेंट की वजह से एक क्रिएचर एक पोर्टल से बाहर आ जाता है और बहुत सारी हत्याएं कर देता है, जिसकी वजह से उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कई कलीग्स की यानी कई साइंटिस्ट की जान चली गई। और इसकी वजह से गवर्नमेंट ने साइट के नीचे एक हिडन रिएक्टर को बंद कर दिया और नीचे के लेवल्स के सारे एंट्रेंस कंक्रीट से सील कर दिए। और बाकी लोगों की तरह इन दोनों की मेमोरी को भी इरेज कर दिया गया, लेकिन कई सालों बाद इनकी मेमोरी वापस आ गई। अब ये सारी कहानियां जब धीरे धीरे बाहर आ रही थी तो लोगों ने मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के बारे में और जानने के लिए उस बेस में धीरे धीरे घुसना शुरू किया, जिसकी वजह से इन सारी चीजों को, इन सारी मिस्ट्री को एक और अलग तरीके का बढ़ावा दे दिया। बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया कि नीचे कई सारे टनल्स हैं, चेम्बर्स हैं जो कि अच्छे तरीके से कंक्रीट से सील्ड हैं। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सारी चीजें बहुत पहले ही सील्ड हो गई थी, मतलब जमीन के नीचे का हिस्सा बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने जमीन के ऊपर के हिस्से को मिलिट्री को यूज करने की परमिशन दे दी थी। अब देखिए, रडार टावर तो अभी भी वहां है, जो ये सारी चीजों पे शक और ज्यादा पैदा करता है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने इस रडार टावर को अक्सर मूव होते देखा है, भले ही बेस में कोई ना हो, लेकिन कभी न कभी वो रडार टावर मूव करता है। लोगों का ये भी मानना है कि वो जगह हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को सपोर्ट करती है और अभी भी वहाँ पे बहुत सारी गुप्त चीज़ें यानी हिडन चीज़ें होती रहती हैं जो लोगों के सामने नहीं आई हैं। और कभी कभी जब वो डिश शट डाउन होता है या ओपन होता है, चालू होता है या रोटेट होता है, तो आसपास के लोकल्स को अजीब सा सिर दर्द होता है और नोज से ब्लीडिंग भी होती है। अब प्रेस्टन निकोल्स ने एकदम से अपने स्टेटमेंट को चेंज क्यों किया? चलिए, मैं मानता हूँ कि बुक रिलीज करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने एक माहौल तो बनाया, लेकिन एकदम से स्टेटमेंट को चेंज करना कुछ ठीक ठाक नहीं बैठता। अब उनके बाद मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारी किताबें निकली, लेकिन पहली किताब प्रेस्टन निकोल्स ने ही लिखी थी। अब इसका मेन रीजन ये भी है कि वो इनडायरेक्ट वे में मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के लिए काम भी कर चुके थे। अब मॉन्टॉक प्रोजेक्ट की असली रियलिटी क्या है शायद कभी भी हम लोगों के सामने ना आ पाए, लेकिन जितनी भी चीज़ें हम लोगों के सामने है वो भी कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है। अब जितने लोगों का नाम मैंने आप लोगों के सामने रखा है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग सामने आए और दावा किया कि उनके ऊपर भी मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के दौरान एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, और वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ब्रुटल थे। अब जिन लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स में हुए 11 पे हुए एक्सपेरिमेंट्स को देखा होगा, वो सारे लोग इस कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। और शायद इतना क्लियर था कि डफर ब्रदर्स की इंस्पिरेशन मॉन्टॉक प्रोजेक्ट ही है। इवन मैंने उनकी एक पिक्चर देखी थी जिसमें उनकी फर्स्ट स्क्रीन प्ले ड्राफ्ट पे मॉन्टॉक प्रोजेक्ट ही लिखा हुआ था। तो एकदम से नाम चेंज करके स्ट्रेंजर थिंग्स रखना। अब मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब एक तरह से देखा जाए तो इसकी शुरुआत नाजीज ने करी थी। वो जर्मन्स जो कि अमेरिकन के लिए काम करना शुरू कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। अब इस चीज़ से ये साफ जाहिर होता है कि जर्मन इंजीनियरिंग कितनी ज़्यादा आगे है अपने टाइम से। मतलब हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा आगे है। और इनडायरेक्ट वे में, शायद डायरेक्ट वे में, जर्मन्स ही मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के पीछे थे। क्या जर्मनी पहले से ही इस प्रोजेक्ट को प्लान कर रही थी? क्योंकि मैंने वीडियो में पहले भी आपको बताया कि जिन साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को शो किया, अपने डॉक्यूमेंट और अपनी स्ट्रैटेजीज को शो किया अमेरिकन के सामने, वो जर्मन थे यानी नाजी थे। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि जर्मनी शायद पहले से ही ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लोगों पे कर रही होगी। खैर, ये चीज जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है, ऐसा सिर्फ मेरा मानना है, क्या पता ये सच भी हो सकता है, क्योंकि मैंने चीजों को सिर्फ और सिर्फ रिलेट करने की कोशिश करी है। खैर, मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के दौरान जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, जितने भी क्राइम्स हुए, आखिरकार अब बंद हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उसके रेडिएशन या उसके इफ़ेक्ट्स आज भी आसपास के लोगों पे होते हैं। बट पहले की तरह कोई भी चीज़ इतनी सीरियस नहीं है। स्टेशन वहाँ पे है, रडार वहाँ पे है, शायद आज भी कुछ लोग उसको ऑपरेट करते हैं या नहीं, ये सवाल तो शायद सवाल ही रह जाएगा। अब जितनी भी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल थी मैंने आप लोगों के सामने सारी रख दी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर एक चीज़ शेयर करूँ तो टू बी फेयरली ऑनेस्ट, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए ऐसे टॉपिक्स लाऊं जो आप लोगों ने ना सुने हो, लेकिन अभी तक भी मुझे उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। बड़े दिन से मैं ये कहने की सोच रहा था लेकिन मैं कह नहीं पाता था, क्योंकि
मैंने ही हमेशा बोला था कि मुझे पैसे से ऊपर लोगों को रखना है। जितने भी लोग मेरे पास हैं, 6,000 के करीब लोग हैं, उन लोगों का ट्रस्ट मुझे नहीं तोड़ना है और मैं उसे कभी तोड़ने भी नहीं वाला। लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो एटलीस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसमें आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगने वाला, लेकिन उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं हर रोज़ उठता हूँ और ये सोचता हूँ कि शायद आज मेरा चैनल 10,000 या 20,000 क्रॉस कर जाएगा शायद एकदम से, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। खैर, आ, अब जब तक हमारी अगली मुलाकात होती है, अब कोशिश करूँगा कि हमारी मुलाकात थोड़ी जल्दी हो। इसमें मुझे आप लोगों का साथ अच्छे तरीके से चाहिए, थोड़ा भरपूर साथ चाहिए। तब मैं आप लोगों के लिए ऐसे और अच्छे अच्छे केसेस जो कि मैंने अपनी डायरी में लिख रखे हैं, मैं आप लोगों के लिए सामने रखूं और आप लोगों के सामने लाऊं। सो जब तक हमारी अगली मुलाकात नहीं होती, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज़ करना है।